आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्पाइरल मॉडल। ठीक है, तो इसके पहले पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल। तो आज हम देखेंगे स्पाइरल मॉडल। ठीक है, तो इसमें स्पाइरल मॉडल में 4 फेज होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें पहले फेज में क्या होता है, प्लानिंग की जाती है और रिक्वायरमेंट गैदरिंग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्लानिंग क्या होती है, इसमें प्लानिंग ये होती है कि हमारा सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, उसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये पूरी चीज़ें प्लानिंग के थ्रू आती हैं। फिर उस प्लानिंग के हिसाब से हमें क्या करना होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना होता है कि उस प्रोजेक्ट और सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या नहीं लगेंगी, और उन सब चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे सेकंड फेज में रिस्क को एनालाइज किया जाता है कि इस रिक्वायरमेंट में क्या क्या रिस्क है, क्या क्या दिक्कतें आएंगी। उस रिस्क को साइड कर दिया जाता है, मतलब अलग कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर उस अलग करने के बाद उसका प्रोटोटाइप बना लिया जाता है, उस प्रोटोटाइप के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, अब फिर आता है तीसरा फेज हमारा कोडिंग का और टेस्टिंग का। तो उस डिज़ाइन के हिसाब से किसी भी लैंग्वेज से कोडिंग करना होता है। कोडिंग करने के बाद उस कोड को टेस्ट करते हैं और सब सही होने के बाद हम प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन चौथे फेज में आ जाते हैं। चौथे फेज में का कार्य जो है इवैल्यूएशन वर्कर द्वारा किया जाता है, और तीसरे फेज का जो कार्य है वो इंजीनियर द्वारा किया जाता है ना। तो ये था डायग्राम। अब देखते हैं कि आप पेपर में लिखेंगे क्या। तो ये फर्स्ट है, स्पाइरल मॉडल वाज डेवलप्ड बाय पेरी बोएम इन 1986 एज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसके क्या है, स्पाइरल मॉडल को बेरी बोएम नामक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 1986 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में बनाया था, है ना। फिर सेकंड है, इट इज़ कॉल्ड मेटा मॉडल। मेटा मॉडल मॉडल अबाउट मॉडल बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक है, तो इसे मेटा मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है लाइफ साइकिल मॉडल का पूरे के पूरे मॉडल इसमें निहित होते हैं। क्योंकि पहला जो है ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग और प्लानिंग, ये वाटरफॉल मॉडल होता है, और ये प्रोटोटाइप जहाँ पे बनता है वो अपना प्रोटोटाइप मॉडल होता है। ठीक है, इसलिए इसे मेटा मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे मॉडल आपस में कंटेन होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं इसलिए। तो तीसरा है, द मेन पर्पस ऑफ स्पायरल मॉडल टू रिड्यूस द रिस्क इन द प्रोजेक्ट स्पायरल मॉडल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो जो हमने भी देखा था पहले वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल था, उनमें रिस्क एनालिसिस का कोई भी रोल नहीं था वहाँ पे। इसलिए हमारा जो ये स्पायरल मॉडल है, इसमें रिस्क को एनालाइज किया जाता है और उसे वहीं पे अलग कर दिया जाता है। मतलब जितनी भी दिक्कतें आती हैं वो यहाँ पे हटा दी जाती हैं। इस कारण से जो ये स्पायरल मॉडल है बहुत ही फेमस है। ठीक है, business analyst is required to reduce the risk with the help of developer and client. Then we say how much cost it will take to develop. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक बिजनेस एनालिस्ट की ज़रूरत होती है जो कि हमारे रिस्क को हटा देता है, और डेवलपर और क्लाइंट को यह बताता है कि जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसमें कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो बिजनेस एनालिस्ट बताता है। फिर पाँचवा है, दिस मॉडल इज़ मेनली सुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे यह होता है कि जो भी प्रोजेक्ट होता है और उस प्रोजेक्ट को हमें लार्ज और थोड़ा सा कठिन प्रोजेक्ट है, इसके लिए ये स्पाइरल मॉडल को यूज किया जाता है। ठीक है, छठवां हमारा, इट इज़ कॉल्ड एन स्पाइरल बिकॉज द सेम एक्टिविटीज़ आर रिपीटेड फॉर ऑल द लूप्स। इस स्पाइरल मॉडल जो हमारा होता है, इसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेम एक्टिविटीज़ होती हैं, बार बार रिपीटेड होती हैं, इसलिए इसे स्पाइरल मॉडल या लूप मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, सतवां, तो जो ये सतवां है हमारा कि ईच स्पाइरल और लूप रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका जो हर फेज होता है, ये जो जितने भी फेज होते हैं इसमें 1 2 3 4, ये सारे फेजेस क्या बताते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल। ठीक है, तो फर्स्ट है अपना, रिस्क आर एनालाइज्ड एट द ईयरली स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्पाइरल मॉडल है, इसमें ये रिस्क एनालाइज का ऑप्शन दिया होता है, क्योंकि इसके पहले वाले में जो वाटरफॉल मॉडल प्रोटोटाइप मॉडल था उसमें ये नहीं दिया हुआ था रिस्क को एनालाइज करने के लिए। सो यहाँ पे ये स्पाइरल मॉडल में रिस्क को एनालाइज करके हटा दिया जाता है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, तो दूसरा आता है, वेरी फेमस मॉडल टू डेवलप लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बहुत ही स्पायर मॉडल बहुत ही फेमस मॉडल है, क्योंकि ये जो होता है सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट बहुत ही लार्ज लार्ज या बड़े प्रोजेक्ट और कॉम बहुत ही कठिन जो जटिल प्रोजेक्ट होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए बहुत ही फेमस और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है बड़े प्रोजेक्टों में। तीसरा है, बेस्ट टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड इनसाइड द स्पाइरल मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्पाइरल मॉडल की जो तकनीकी है वो सबसे अच्छी तकनीकी का उपयोग होता है इसमें,
जो कि इसे पेस्ट बनाता है, ठीक है। चौथा है कस्टमर इज़ अवेलेबल सो वी ऑलवेज गेट कस्टमर फीडबैक एट रेगुलर बेसिस, ठीक है। इसमें ये होता है कि स्पाइरल मॉडल में जो कस्टमर भी इन्वॉल्व होता है, जो कि ये अपना फीडबैक देता रहता है कि हाँ ठीक बना है या नहीं बना है, कि या फिर कुछ गलती हुई है या नहीं हुई है। इस बात को कस्टमर से क्लेरिफाई कर लिया जाता है और उसे अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर मॉडल के लिए, ठीक है। अब देखेंगे हम डिसएडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल, ठीक है। द फर्स्ट है द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी हाई बिकॉज सिस्टम एनालिस्ट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द रिस्क, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है, जो भी सॉफ्टवेयर हम बना रहे होते हैं, उसमें एक क्या होता है कि बिजनेस एनालिस्ट की ज़रूरत होती है या सिस्टम एनालिस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो कि क्या करता है, रिस्क को हटाता है, ठीक है। तो इस वजह से उसे कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है उस प्रोजेक्ट की, क्योंकि उसी प्रोजेक्ट से हमें उसे भी पैसे देने होते हैं। तो इस वजह से रिस्क को हटाने की वजह से कॉस्ट इसका ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है हमारा। दूसरा, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। ये छोटे छोटे प्रोजेक्टों में यूज नहीं होता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। तीसरा है ईच लूप कंटेन्स 4 क्वाड्रेंट सो टेक मोर टाइम टू कंप्लीट। मतलब जैसे कि इसका मतलब है कि इसमें जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो जो हमारा लूप है, जो हमारा प्रोसेस है, वो ऐसे ऐसे चलता रहता है बार बार। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है हमें प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो इस वजह से ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है हमारा, ठीक है। तो अगर आप इसे इतना पूरा अपने पेपर में लिख देते हैं तो आपको नंबर को कट ही नहीं सकता है किसी भी तरह से, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।